Hello everyone and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari and I'm going to clear your BST concepts. Don't worry. Okay, so this is our video number 11 and this is the continuation of chapter 2 Principles of Management. पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस. आपकी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए टू बी सिंक्रोनाइज दिस इज योर पेज नंबर 38 एंड बिफोर वी स्टार्ट व्हाट इज आवर स्लोगन, स्टडी टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूजफुल इनसाइट्स टर्निंग इनटू रियलिटी. देखो, समझना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस. ये सजेशंस हैं, ये इम्प्योर साइंस है, ये हर किसी पर अप्लाई हो सकता है, बट क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है तो ये इम्प्योर साइंस है. एंड फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा. मैंने मेरे पिछले वीडियोज में भी बताया था जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. तो अगर आपके बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज जैसा जो सब्जेक्ट है ये काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है. यहाँ पर आप लर्न करके या रटिफिकेशन करके मार्क्स नहीं ला सकते. आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट एक बार जो समझना होगा, तब जाकर के आप अपनी केस स्टडीज को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ड ऑन अ केस स्टडी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आपको ये सारे पॉइंट्स उस समय काम आएंगे. एंड चैप्टर 2 में वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, केस स्टडीज इस चैप्टर से डेफिनेटली आएंगे आपके एग्जाम में. सो मेरे साथ रहना, कांस्टेंट रहना, पंचुअल रहना और मेरे साथ स्टडी करना. ओके, सो आपका फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो ये कहता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके लिए बनाए गए हैं? लार्जली ये मैनेजर्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो एक मैनेजर है अगर वो इन सबको पढ़ के रखता है, इन सबको स्टडी करके रखता है, तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा. ठीक है, तो इनसाइट्स का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है. इनसाइट का मतलब होता है फार साइटेडनेस. ठीक है, यानी कि दूरदृष्टि. इन द सेंस व्हाट, कि एक मैनेजर जो होता है वो अज्यूम करके रखता है पहले से बहुत सारी चीजें, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, उसके अजम्पशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एक डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, हमने कल पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है ना. तो डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे तो डिवीजन ऑफ वर्क का क्या रिजल्ट होगा, स्पेशलाइजेशन विल बी द आउटकम ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. स्पेशलाइजेशन आएगा. ठीक है, तो एक मैनेजर जिसने स्पेशलाइजेशन सोच रखा हो अपने माइंड में, उसने ये सोच रखा हो कि है ना मुझे कुछ इस तरीके से काम करवाना है कि काम एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव भी हो और स्पेशलाइजेशन भी आए, है ना, काम बहुत अच्छे से हो जाए. तो ऐसे में डिवीजन ऑफ वर्क उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ना. सो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, ये एक मैनेजर की जो यूजफुल इंसाइट होती है, यानी कि उसकी जो फार साइटेडनेस, उसकी जो दूर सोचने की जो शक्ति होती है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये बताते हैं कि कैसे टैकल करना है अलग अलग मैनेजमेंट की सिचुएशंस को, है ना. ठीक है, तो इस तरीके से एक और एग्जांपल है इसका. एक प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या कहता है प्रिंसिपल? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल ये कहता है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को बार बार शिफ्ट करते रहोगे ना, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको एक टास्क से दूसरा टास्क देते रहोगे, तो एफिशिएंसी तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो हर दिन अलग अलग काम कर रहा है. ठीक है, साथ ही साथ कंफ्यूजन भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाई लेबर टर्नओवर हो जाएगा. देखो, आप इस चीज को समझो. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको कभी बोला जाता है कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में जाओ, सेल्स मैनेजर के साथ काम करो, उनसे सीखो. कभी आपको बोला जाता है कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओ, प्रोडक्शन मैनेजर की हेल्प करो. कभी आपको बोला जाता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाओ, मार्केटर की हेल्प करो, मार्केटियर की हेल्प करो.
तो ऐसे में क्या होगा, आप काफी ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक काम को बार बार कॉन्स्टेंटली करने से एफिशिएंसी आती है ना। आप हर दिन अलग अलग काम कर रहे हो, तो एज अ रिजल्ट आप कंफ्यूजन में होगे, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, एंड सिचुएशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी केओटिक हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, या तो आप खुद ही उस जॉब को छोड़ दोगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आपको उस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, आपको फायर करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है एक मैनेजर को, कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो प्रिंसिपल है, अगर उसको हमने वायलेट किया, यानी कि अगर हम एक एम्प्लॉय को बार बार उसको अनस्टेबल करते रहे, उसको बार बार चेंज करते रहे उसकी पोजीशन को एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली लेबर टर्नओवर हो जाएगा। यानी कि एज अ मैनेजर आपको कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को वायलेट नहीं करना है। तो जो उसकी एजम्पशन होती है मैनेजर की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि वो रियलिटी में पॉजिटिव इफेक्ट्स लाए, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं लाए। सेकेंड है हमारे पास सिग्निफिकेंस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझना इस चीज का मतलब। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है एफिशिएंसी, या फिर आप कह लो कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्मूथ, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कोई केओस नजर नहीं आए ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। कॉस्ट क्या है, उसकी ना सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड करेगा, बल्कि प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी डिसाइड करेगा, सब कुछ डिसाइड करता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक मैनेजर जो है वो कोशिश करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, यानी कि कम से कम कॉस्टिंग पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रोडक्टिविटी हो सके। तो ऐसे में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? एक एग्जांपल अगेन, डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि अगर आप एक काम को बार बार करोगे, कॉन्स्टेंटली करोगे, और लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ये काम दोगे, मतलब सबको अलग अलग काम दोगे, इस काम को डिवाइड कर दोगे आप, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय ये काम कॉन्स्टेंटली कर रहा है उससे क्या आएगा, उसके काम में स्पेशलाइजेशन आएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम बहुत जल्दी कर देगा, बहुत इम्प्रोवाइज तरीके से करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प क्या करता है, स्पेशलाइजेशन को लाने में हेल्प करता है। और स्पेशलाइजेशन जब आ गया तो अल्टीमेटली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। ऐसे ही एफडब्ल्यू टेलर का एक प्रिंसिपल है मोशन स्टडी, जो अपन पढ़ने वाले हैं। मोशन स्टडी क्या कहता है? मोशन स्टडी ये कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, उसके एक एक मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करो, और फिर आप फाइंड आउट करो कि कौन सा मूवमेंट वेस्ट क्रिएट कर रहा है, एंड देन उस वेस्टेज को एलिमिनेट कर दो। तो जब आप मोशन स्टडी करोगे, या आप टाइम स्टडी करोगे कि टाइम कितना लगता है उसको काम करने में, एक जॉब को करने में, तो ऐसे में क्या होगा, टाइम सेव होगा, वेस्टेज कम होगी, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी आ जाएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। एंड जब स्पेशलाइजेशन होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसे में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है कि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि कॉस्ट मेंटेन करता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव हो जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली रन करती है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे थर्ड इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, साइंटिफिक डिसीजंस। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनको ओवरनाइट बनाया गया हो, ये ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। यानी कि जो इनके प्रोपाउंडर्स रहे हैं, जैसे हेनरी फायोल या एफडब्ल्यू टेलर, या मैंने आपको एग्जांपल दिया था हेनरी फोर्ड का, तो इन लोगों ने इस चीजों को काफी ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स डिराइव आउट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या करते हैं कि ये मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं कि कैसे एक मैनेजर टाइमली डिसीजन ले सकता है ना, एंड काफी उसका डिसीजन जो होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज जो वो कर रहा है वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है ना। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एनिमल्स एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द मैनेजिकल सिचुएशन और प्रॉब्लम इन हैंड, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके हाथ में एक एज अ मैनेजर, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प ले करके उस प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है,
अब इस चीज को समझना, ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है हेनरी फायोल का कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के लोग काम करते हैं, ठीक है। पहले होते हैं उसके एम्प्लॉयज, दूसरे होती है वो खुद ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उन दोनों के दो टाइप के गोल्स होते हैं। एम्प्लॉयज का गोल अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम करना नहीं। उसका गोल क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी हाइक हो उसका, और कम से कम उसको काम मिले। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि एम्प्लॉयज से ज्यादा काम करवाना है और उनको कम से कम पैसा देना है। तो ऐसे में एज अ मैनेजर क्या कर सकता है इन दोनों के क्लैश को दूर करने के लिए, कि वो एक एम्प्लॉय को ये कह सकता है कि तुम ज्यादा काम करो, तुम ओवर टाइम काम करो, मैं तुम्हें पैसा ज्यादा दूंगा। तो ऐसे में देखो दोनों के गोल सेटिस्फाई होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हो जाएगा ओवर टाइम करने की वजह से, एम्प्लॉयज का गोल भी सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली दोनों की क्लैश खत्म होकर के मेन जो हमारा टारगेट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो अच्छे से अचीव हो पाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस हो गई एक मैनेजर के लिए, कि यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प होती है, क्यों ये टाइमली डिसीजंस ले लिए जाते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक रफ एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लो आप क्रिकेट अगर देखते हो तो क्रिकेट में अगर बारिश हो जाती है कभी, तो ओवर रिड्यूस कर दिए जाते हैं, है ना। तो ओवर रिड्यूस करने, अगर ये जो ओवर रिडक्शन का जो ये प्रोसेस है ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, और इसको एक पहले भी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर एक मैच सक्सेसफुल करना है तो आपको ओवर रिड्यूस करने पड़ेंगे ऐसे सिनेरियो में, एंड मैच अच्छे से हो जाएगा। अगर ओवर रिडक्शन नहीं होता तो फिर हम क्या कर रहे होते, हम बारिश के रुकने का वेट करते, या फिर हम क्या करते, हम मैच को अबंडन करना पड़ता हमें। या फिर आप कई बार देखोगे एक रिजर्व डे होता है कि अगले दिन हो जाएगा वो मैच। तो ये सब कैसे आते हैं, ये इनसाइट्स कैसे आते हैं, ये एकदम से नहीं आते हैं ना। आईसीसी ने एकदम से नहीं सोचा कि चलो यार बारिश हो रही है तो है ना मैच ओवर रिड्यूस कर देते हैं। ये जो है ये सब ऑब्जर्वेशंस पर है, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। लाइक डकवर्थ लुइस मेथड, ये भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, और उसे ही बार बार एक मैनेजर यानी कि आईसीसी अपने एग्जाम्पल में बार बार उसे अप्लाई करती रहती है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है काफी साइंटिफिक निकल जाता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत टाइमली एंड इफेक्टिव तरीके से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखो एक जो बिजनेस है ये इसको अपने एनवायरमेंट में रहना पड़ता है, बिजनेस एनवायरमेंट में रहना पड़ता है ना। बिजनेस एनवायरमेंट अपन ने पढ़ा है क्लास 11th में भी, ये चेंज होता रहता है। दो टाइप के एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, है ना। तो इंटरनल एनवायरमेंट तो एक बिजनेसमैन के या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में ही होता है, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट कभी भी उनके हाथों में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि जैसे जैसे ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता जा रहा है, एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी काफी डायनेमिक होती जाए, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी मेरे पास अभी क्वारंटीन चल रहा है, सब अपने घर पर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में एम्प्लॉयज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेफ जोन में है, एम्प्लॉयज को तो कोई रिस्क होती नहीं है, उनको तो उनकी सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पर अनसेफ कौन है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनसेफ एंड आप कह लो कि कॉस्ट सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का लग रहा है। तो ऐसे में एक मैनेजर क्या कर सकता है कि या तो वो दो तरीके से काम कर सकता है, या तो वो एम्प्लॉयज को ये कह सकता है कि वो उसको घर बैठे बैठे काम करवाए और उनको पैसा दे दे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी सैलरी में कुछ परसेंटेज कट ऑफ कर सकते हैं, और जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। तो देखो इससे कोई अपोज भी नहीं करेगा क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहा है, हर किसी के साथ अप्लाई हो रहा है। और दूसरी चीज ये भी हो जाएगी कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा, एंड क्योंकि हम उसे वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं तो काफी हद तक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है क्यों जापान इतना आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे का एक रीजन है कि जापान में जब हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है, तो इंडिया जैसे नहीं होती है कि वर्कर्स काम करना ही नहीं छोड़ देते हैं, है ना। वहां क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वो काम कर रही है, और वहां के वर्कर्स डिससैटिस्फाइड हैं और उन्होंने एक स्ट्राइक की। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ना एक पैर का जूता बनाते हैं, वो दूसरे पैर का जूता बनाते ही नहीं है। और जैसे ही उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती है वो डबल प्रोडक्शन करके दूसरे पैर का जूता भी बना लेते हैं, और जो उस दिन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे में आप देखो स्ट्राइक भी हो गई, है ना, और लॉस भी नहीं हुआ। चेंजिंग एनवायरनमेंट को कैसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, डायनेमिक हो गए वो, है ना। तो डायनेमिक कैसे हो गए वो, जब उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया। तो इस तरीके से एक मैनेजर जो होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प लेकर के कांस्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल पाता है, अपने आप को अडॉप्ट कर पाता है, डायनेमिक हो पाता है।
नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखो ये आपने अगर पढ़ा हो तो CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूं तो पहले ये वॉलेंटरी हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में जब अमेंडमेंट आया है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो उसके अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद एक पार्ट ऑफ अपना रेवेन्यू, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सोसाइटी के लिए देना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है वैसे भी, अगर ये मैंडेटरी नहीं भी होती तो? देखो एक बिजनेसमैन है ना, या एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी से ही बना है। इट इज बाय द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी एंड ऑफ द सोसाइटी। तो एक जो बिजनेस है वो सोसाइटी के थ्रू ही बना हुआ है, सोसाइटी की वजह से ही प्रॉस्पर कर रहा है और सोसाइटी के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हेल्प करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ITC कहता है कि जितना ज्यादा आप ITC की बुक को, नोटबुक्स को परचेज करोगे, वो ₹1 डोनेट कर देगा बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो देखो ये कितना स्मार्ट मूव है, समझना इस चीज को। वो ये कह रहा है कि वो डोनेट करेगा, लेकिन वो कब डोनेट करेगा? जब आप परचेज करोगे। तो वो एक इनडायरेक्टली आपको क्या कह रहा है कि भाई परचेज करो। वो अपनी परचेज को हाइक करवाना चाह रहा है। और क्या हो रहा है डायरेक्टली, वो आपको ये भी बता रहा है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहा है। तो ये देखो कितना स्मार्ट मूव ITC ने अपनाया कि वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, पर वो एडवर्टीजमेंट लगता ही नहीं है। वो लगता है कि ये तो सोशल वर्क कर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा परचेज करो। तो ऐसे में ऐसे स्मार्ट मूव्स कैसे आते हैं? जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो जैसे से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे में ऐसा काम कुछ कर रहे हो तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। जैसे हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हो कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ में 25% वुमन है, तो एक तरीके से उनका काम भी हो रहा है, एम्प्लॉयज भी हैं उनके पास, साथ ही साथ उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर लिया। तो ये सब कैसे, ऐसे स्मार्ट मूव्स कैसे आप आते हैं एक मैनेजर के पास? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर जब वो फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो होता है ना, इंपॉर्टेंस इसकी ऐसे बताई जा सकती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि देखो अभी तो आप सब क्लास 12th में ही हो ना, लेकिन देखो आप मैनेजर्स नहीं बने हो अभी, लेकिन उसके बाद भी आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट जब भी आप चाहे प्रोफेशनल लेवल पर BBA करो, MBA करो, या कोई भी डिग्री आप लो जो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है, आपको हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स या FW टेलर के प्रिंसिपल्स जरूर पढ़ाए जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये आपको अभी से 12th लेवल पर ही क्यों पढ़ाया जा रहा है कि जब भी आप एक मैनेजर बनोगे तो आप ऑलरेडी इन सारी चीजों से अवेयर रहोगे कि कैसे एक सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आता है, एंड एज अ रिजल्ट आप अपने काम में उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आ जाती है कि ये मैनेजमेंट को ट्रेन करने में, उनको एडुकेट करने में बहुत हेल्प करता है, एंड ये नए नए रिसर्च करने में भी हेल्प करता है। कैसे नए नए रिसर्च करने में हेल्प करता है? से फॉर एग्जांपल आज आप सब 12th में हो, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, देन आप BBA कर रहे हो, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, देन आप MBA कर रहे हो, आपने दोनों बार और वहां पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लिया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बेसिक चीजों को तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करके कुछ नया भी ला सकते हो, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मैनेजमेंट को ट्रेन करता है, मैनेजर को, उसको एडुकेट करता है, एंड साथ ही साथ उसके रिसर्च में भी हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 11। आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने दोस्तों को बोलो कि वो आए यहाँ पर पढ़े। ठीक है, अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर का, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आता है ये टॉपिक। तो पढ़ते रहो मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में जाओ कुछ नहीं समझ में आया हो तो, एंड वीडियो के आपको नोट्स चाहिए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अटैच किए हैं मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कुडोस।